दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जीरो अकेडमी में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे तृतीय चार्टर अधिनियम के बारे में। कौन से चार्टर अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे? तृतीय चार्टर अधिनियम के बारे में। और तृतीय चार्टर अधिनियम के बारे में हम सारी चीज़ें जानेंगे कि भाई ये वाला एक्ट कब आया था भारत में, या इस एक्ट के थ्रू भारत में क्या क्या काम किए गए। तो जब भी आपसे तृतीय चार्टर अधिनियम की बात की जाती है तो ये एक्ट भारत में कब आया था? 1833 में। इसका दूसरा नाम क्या है? तो जब भी इसके दूसरे नाम की बात की जाती है तो आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि जब ये एक्ट भारत में आ रहा था उसी टाइम पे अफ्रीका महाद्वीप के पास में एक द्वीप था, सेंट हेलेना द्वीप। इसी सेंट हेलेना द्वीप पे अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है? कब्जा किया जाता है। तो इसीलिए इस एक्ट का नाम बदल के क्या हो जाता है? इसी एक्ट को किस नाम से भी जाना जाता है? द सेंट हेलेना एक्ट के। कि जो जब भी आपसे बात की जाए द सेंट हेलेना एक्ट भारत कब आया? तो द सेंट हेलेना एक्ट या तृतीय चार्टर अधिनियम भारत कब आया था? 1833 में। कि जब भी आपसे बात की जाए सेंट हेलेना एक्ट या तृतीय चार्टर अधिनियम की, तो ये एक्ट भारत में कब आया था? 1833 में। यहाँ तक की बात में आपको कोई भी संशय नहीं रहना चाहिए। इससे पहले वाले एक्ट की थोड़ी हम बात कर लेते हैं कि जब भी इससे पहले वाले एक्ट की बात की जाती है तो इससे पहले वाले एक्ट में हमने क्या जाना था? इससे पहले वाले एक्ट में हमने ये पढ़ा था कि भाई कंपनी को 20 वर्षों के लिए क्या दिया जाता है? एकाधिकार दिया जाता है, व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकार। लेकिन व्यापारिक एकाधिकार में थोड़ी कमी की जाती है। कमी क्या की जाती है? उनको सिर्फ 3 सेक्टर ऐसे दिए जाते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ उनका एकाधिकार होगा, बाद बाकी अन्य सेक्टरों में कोई भी कंपनी ब्रिटेन की आके भारत के साथ व्यापार करेगी। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से 3 एकाधिकार दिए गए थे? कि भाई एक तो अफीम का व्यापार भारत में सिर्फ कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। चाय का व्यापार भारत में कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। और चीन देश के साथ व्यापार कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये काम कब हुए थे? द्वितीय चार्टर अधिनियम में। और द्वितीय चार्टर अधिनियम के बारे में मैंने पूरा फुल डिटेल वीडियो आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार उस वीडियो को जरूर जाके देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात आती है तृतीय चार्टर अधिनियम की। तृतीय चार्टर अधिनियम की जब भी बात की जाती है तो ये एक्ट भारत में कब आया था? 1833 में। सबसे पहला पॉइंट कि जब भी आपसे तृतीय चार्टर अधिनियम की बात की जाती है तो आपको 2-4 पॉइंट ये है कि जो जरूरी याद रखने हैं, बहुत जरूरी होते हैं याद रखने। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई जब भी आपसे क्राउन पूछा जाए कि जब ये एक्ट भारत में आया था तो उस टाइम पे कौन क्राउन था? ब्रिटेन का क्राउन कौन था? तो आपको याद रखना है विलियम फोर्थ। कि भैया जब ये एक्ट भारत में आया 1833 में, उस टाइम पे ब्रिटेन का क्राउन कौन था? तो उस टाइम पे ब्रिटेन का क्राउन था विलियम फोर्थ। उसके बाद बात आती है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे? तो उस टाइम पे बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? विलियम बेंटिक। बंगाल का गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन था? विलियम बेंटिक। तो जब भी आपसे बात की जाए कि जब द सेंट हेलेना एक्ट भारत में आया था उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात में आपको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। उसके बाद बात आती है कि भाई ये एक्ट भारत में आया क्यों था? कारण क्या था? कि तो जब भी हम कारणों की बात करते हैं तो इस एक्ट के भारत में आने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक था। सिर्फ एक क्या था? कि भाई जो कंपनी को द्वितीय चार्टर अधिनियम में जो 20 वर्षों का एकाधिकार दिया गया था, वो 20 वर्षों के एकाधिकार में क्या हो रही थी? 20 वर्षों के एकाधिकार में कमी आई थी। 20 वर्षों के एकाधिकार में क्या हुआ था? कमी आई थी। और कौन सी कमी? जो 20 वर्षों का एकाधिकार दिया गया था उस एकाधिकार की क्या हो रही थी? समाप्ति हो रही थी। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई तृतीय चार्टर अधिनियम भारत में क्यों आया, तो तृतीय चार्टर अधिनियम भारत में आने का सिर्फ एक कारण था, क्योंकि 1833 में कंपनी को जो 20 वर्षों की मोनोपोली दी गई थी उस मोनोपोली की समाप्ति का टाइम आ गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात आती है कि इसमें काम क्या किए गए थे। कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि भाई द्वितीय चार्टर अधिनियम के तहत भारत में क्या आ गई थी? इंग्लिश लैंग्वेज आ चुकी थी। इंग्लिश पे पहली बार 1 करोड़ रुपए का खर्चा किया 1 लाख रुपए का खर्चा किया गया था उस टाइम पे, ताकि इंग्लिश भाषा भारत में ग्रो कर सके। करवाने का कारण भी था क्योंकि इंग्लिश, जब ब्रिटेन की कंपनियां भारत में आएंगी तो उनको क्या चाहिए होते हैं? मजदूर चाहिए होते हैं। और यहाँ के लोग कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं? फारसी लैंग्वेज को। जब वो लोग फारसी में बात करेंगे और ब्रिटिशर्स इंग्लिश में बात करेंगे तो उनके बीच में कम्युनिकेशन का गैप रहता है। इस गैप को कम करने के लिए ही आपका क्या किया जाता है? इंग्लिश भाषा को भारत में भेजा जाता है। उसके बाद जब बात की जाती है तृतीय चार्टर अधिनियम की, तो तृतीय चार्टर अधिनियम को भारत में क्यों भेजा गया था और उसके थ्रू काम क्या क्या, प्रावधान क्या क्या है? तो जब भी आपसे कहा जाए तृतीय चार्टर अधिनियम के बारे में तो सबसे पहला काम क्या किया गया कि भाई जो गवर्नर की कार्यकारी परिषद थी, जो गवर्नर की कार्यकारी परिषद थी, उस कार्यकारी परिषद में अभी कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कितने टोटल मेंबर थे? 3। क्योंकि हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो गवर्नर की कार्यकारी परिषद बनाई गई थी उसमें टोटल मेंबरों की संख्या कितनी थी? 4। फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो उसी संख्या को कम करके कितना किया जाता है? 3 किया जाता है। लेकिन जैसे ही तृतीय चार्टर अधिनियम आता है 1833 में, तो जो गवर्नर की कार्यकारी परिषद जिसमें
फिट्स इंडिया एक्ट के तहत सदस्यों की संख्या 3 की जाती है। अब उसमें क्या किया जाएगा, एक सदस्य और जोड़ा जाएगा और ये सदस्य मिला के टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बात आती है कि भाई जब ये एक सदस्य जोड़ा गया तो ये किस विभाग से रिलेटेड था। तो जब भी बात की जाती है चौथा जो सदस्य जोड़ा गया, यहाँ पे आप ऐसे लिख लेना कि इस एक्ट में यह प्रावधान किया कि भाई चौथा सदस्य जोड़ा जाएगा और चौथा सदस्य जोड़ा गया जो कैसा सदस्य था, अस्थायी सदस्य था। कैसा सदस्य था, अस्थायी सदस्य था। और किस विभाग से रिलेटेड था ये था आपका विधि विभाग से, विधि सदस्य था। ये किससे रिलेटेड था, विधि से। अब विधि का मतलब क्या होता है, कानून मतलब लॉ से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था, लॉ से। तो जब भी बात आती है कि भाई आपसे ये कहा जाए कि चौथा सदस्य कब जोड़ा गया, 1833 के कौन से एक्ट के तहत, तृतीय चार्टर अधिनियम के तहत एक चौथा सदस्य जोड़ा गया जो कैसा सदस्य था, अस्थायी सदस्य था। कौन से विभाग से रिलेटेड था, विधि विभाग से रिलेटेड था, कानून के विभाग से। अब बात आती है जोड़ा किसको गया, तो जब चौथा सदस्य जो जोड़ा गया था वो कौन सदस्य था, चौथा सदस्य जो विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया था वो था मैकाले। कौन जोड़ा गया था, मैकाले जोड़ा गया था। तो मैकाले को जो है कौन से सदस्य के रूप में जोड़ा गया था, विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया था। चौथा सदस्य किसको जोड़ा गया था, मैकाले को जोड़ा गया था जो कैसे मेंबर थे, मतलब कौन से विभाग से रिलेटेड थे, विधि विभाग से। उसके बाद देखिएगा कि अगला काम क्या किया गया कि जब भी अगले प्रावधान की बात की जाती है तो अगला प्रावधान क्या किया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का कौन था, गवर्नर जनरल, उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। तो बंगाल के गवर्नर जनरल का ही क्या किया गया, प्रमोशन किया गया। इसको क्या किया गया, प्रमोट किया गया। और प्रमोट करने के बाद इसको क्या बनाया गया, भारत का गवर्नर बनाया गया। इसको क्या बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भाई विलियम बेंटिक। तो जब भी आपसे कहा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। आपसे पूछा जाए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनेगा आपका, विलियम बेंटिक। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि भैया विलियम बेंटिक भारत के कौन से गवर्नर जनरल थे, तो विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात में आपको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए कि जब भी आपसे प्रावधान की बात की जाए तो गवर्नर की कार्यकारी परिषद में 3 की जगह कितने सदस्य किए गए, 4 किए गए। लेकिन जो चौथा सदस्य था वो कैसा था, अस्थायी सदस्य था। अस्थायी सदस्य भी कौन से विभाग से रिलेटेड था, विधि कानून से रिलेटेड था। और किसको जोड़ा गया, मैकाले को जोड़ा गया। ये देखिएगा मैकाले जब भारत में आएंगे, मैकाले जब चौथे सदस्य के रूप में भारत में आएंगे तो ये इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा देंगे आके। किसको बढ़ावा देंगे आके, इंग्लिश भाषा को बढ़ावा देंगे आके। कौन सी लैंग्वेज को बढ़ावा देंगे आके, इंग्लिश भाषा को बढ़ावा देंगे आके। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, भारत का हिंदुत्व पुत्र के नाम से इनको जाना जाता है। भारत का हिंदुत्व पुत्र किसको कहा जाता है, भारत का हिंदुत्व पुत्र किसको कहा जाता है, मैकाले को। तो जब भी आपसे पूछा जाए भारत का हिंदुत्व पुत्र मैकाले को क्यों कहा जाता है, तो भारत का हिंदुत्व पुत्र मैकाले को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इंग्लिश भाषा के बढ़ावा देने में इनका योगदान रहा था। उसके बाद बात आती है मैकाले के बारे में। तो मैकाले ने ही एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मैकाले संहिता। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भैया मैकाले ने कौन सी पुस्तक लिखी, मैकाले ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मैकाले संहिता। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या थी, ये कानून से रिलेटेड किताब थी। जो वर्तमान में आपकी आईपीसी है, ये क्या है, वर्तमान में जो आपकी आईपीसी 1860 है, ये कौन सी पुस्तक है आपकी, मैकाले संहिता। जो कब लिखी गई थी, 1833 में, जब मैकाले को चौथे सदस्य के रूप में भारत भेजा गया। तो जब ये भारत में आते हैं तो ये कौन सी पुस्तक लिखते हैं, मैकाले संहिता। और इसी मैकाले संहिता को आगे चल के क्या बनाया जाता है, आईपीसी 1860 बनाया जाता है। मैकाले जब भारत में आएंगे, तो जब मैकाले भारत में आते हैं तो इन्हीं की सिफारिश से, किसकी सिफारिश से, मैकाले की सिफारिश से भारत में भारतीय विधि आयोग की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है, भारतीय विधि आयोग की। तो जब भी आपसे पूछा जाए भारतीय विधि आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश से की गई, तो भारतीय विधि आयोग की स्थापना मैकाले की सिफारिश से की गई थी। और मैकाले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, आपकी मैकाले संहिता। ठीक है दोस्तों, कि जब भाई विधि आयोग की स्थापना की जाती है तो इसमें टोटल 4 सदस्य होते हैं। और इस विधि आयोग का पहला अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, मैकाले को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, मैकाले को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है भैया, जिसकी सिफारिश से वो संस्था बनाई गई थी उसी को क्या बना दिया जाता है, उसका हेड बना दिया जाता है। तो भारतीय विधि आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई, मैकाले के द्वारा। और किसकी सिफारिश से की गई, मैकाले की सिफारिश से की गई। और इसका पहला अध्यक्ष भी किसको बनाया जाता है, मैकाले को बनाया जाता है। अगला देखिएगा भाई, अब मैकाले जब भारत में आते हैं, जब ये भारतीय विधि आयोग की स्थापना कर देंगे तो मैकाले क्या कहेंगे कि भारत में अब क्या होनी चाहिए, सरकारी नौकरी के लिए
सरकारी नौकरियों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा होनी चाहिए। नौकरियों के लिए क्या होनी चाहिए? खुली प्रतियोगी, ओपन कंपटीशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुली प्रतियोगी परीक्षाएं होनी चाहिए। खुली प्रतियोगी परीक्षाएं होनी चाहिए। ये बात कौन कहता है? मैकाले कहेंगे आके कि भाई भारत में अब सरकारी नौकरियों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी। लेकिन एक काम किया जाता है कि भाई कि अगर आपको भारत में कोई भी सरकारी नौकरी चाहिए तो इसके लिए क्या किया जाएगा? आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत किसके द्वारा करवाई जाती है? मैकाले के द्वारा। लेकिन ये एग्जाम अभी कहाँ होंगे? लंदन में। ये एग्जाम कहाँ किए जाएंगे? इनकी परीक्षा कहाँ होगी? अभी लंदन में। कब तक लंदन में होती हैं? तो जब भी बात की जाती है कि लंदन में कंपटीशन एग्जाम कब तक होते हैं? 1922 तक ये एग्जाम कहाँ होते हैं? लंदन में। लंदन में इन परीक्षाओं को कराने के लिए एक कॉलेज बनाया जाता है, एक स्कूल बनवाया जाता है। और इस स्कूल जो है स्पेशली किसके लिए बनवाया जाता है? कंपटीशन एग्जाम को कराने के लिए। कौन सा स्कूल बनाया जाता है? देखिएगा, हेलेवर्क कॉलेज की स्थापना की जाती है। और हेलेवर्क कॉलेज कहाँ पे बनाया जाता है? लंदन में। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भारत में कंपटीशन एग्जाम की शुरुआत किसके द्वारा कराई गई, तो भारत में कंपटीशन एग्जाम की शुरुआत मैकाले के द्वारा कराई गई थी। कब कराई गई थी? जब 1833 का दूसरा चार्टर अधिनियम आया था। और ये एग्जाम कहाँ कराए जाते थे? लंदन में। और लंदन में इन परीक्षाओं को कराने के लिए एक कॉलेज बनाया गया था, जिस कॉलेज का क्या नाम रखा गया? हेलेवर्क कॉलेज, जो स्पेशली कंपटीशन एग्जाम को कराने के लिए बनाया गया था। ये कॉलेज में एग्जाम कब तक होते हैं? 1922 तक। 1922 के बाद 1923 से ये एग्जाम भारत में होने लगते हैं। और भारत में भी कहाँ पे होते हैं? इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, कंपटीशन एग्जाम की शुरुआत किसके टाइम पीरियड में हुई थी? मैकाले के टाइम पीरियड में। और मैकाले ने इन एग्जामों को कराने के लिए लंदन में एक कॉलेज बनवाया था, जिसका नाम क्या होता था? हेलेवर्क कॉलेज। और 1922 तक ये एग्जाम लंदन में होते हैं। उसके बाद 1923 से ये एग्जाम कहाँ होने लगते हैं? भारत में। उसके बाद देखिएगा अगला काम क्या किया जाता है। जब भी बात की जाती है अन्य कामों की, तो जो गवर्नर की कार्यकारी परिषद थी, अब उसके डिसीजन जो है भारत में अप्लाई होने लगेंगे। भारत में केंद्रीय व्यवस्था की स्थापना हो जाएगी कि भाई अब जो है भारत का जो गवर्नर जो होगा वो निर्णय लेगा, तो वो अलग अलग प्रांतों में जो वहाँ के गवर्नर रहेंगे अलग अलग प्रांतों के, वो उन निर्णयों को वहाँ पे लागू करेगा। उसके बाद कि जब मैकाले ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी मैकाले संहिता में, तो उसी में उसने एक धारा 87 का जिक्र किया था। किसका जिक्र किया था? धारा 87 का। धारा 87 में इसने ये कहा था कि किसी भी व्यक्ति के साथ रंग, जाति और वर्ण के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? रंग, जाति, वर्ण के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करता है तो उसके साथ रंग, जाति और धर्म या वर्ण के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी से रिलेटेड जो है संविधान में आर्टिकल 16 जो है वो आपको समानता का अधिकार देता है और नौकरियों में आपके साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिए मनाही करता है। ये बात कहाँ से ली गई? मैकाले की जो पुस्तक है, मैकाले संहिता की धारा 87 से रिलेटेड होकर ही आपको कौन सा अधिकार दिया गया है? समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 16 क्या कहता है कि किसी भी लोक नियुक्ति में आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि उसके बाद बात की जाती है कि भारत में जब द्वितीय चार्टर अधिनियम आया था, तो द्वितीय चार्टर अधिनियम जब 1833 में आया, तो 1833 के बाद 1837 में जो भारत में अभी तक मुगलों की भाषा चल रही थी फारसी, कौन सी भाषा चल रही थी? फारसी। इस फारसी भाषा को खत्म करके इंग्लिश को आधिकारिक भाषा बनाया जाता है। कि भाई पहली बार मुगलों की जो भाषा चल रही थी फारसी, उस भाषा को समाप्त करके कौन सी नई लैंग्वेज को आधिकारिक भाषा बनाया जाता है। तो जब भी बात की जाती है फारसी लैंग्वेज की, तो फारसी लैंग्वेज को पूरी तरीके से आधिकारिक रूप से मना कर दिया जाता है। अब आधिकारिक भाषा के रूप में कौन सी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है? इंग्लिश भाषा को। ये काम भी कब किया गया था? द्वितीय चार्टर अधिनियम के तहत। एक बार फिर से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। देखिएगा जब भी बात की जाती है द्वितीय चार्टर अधिनियम की, तो द्वितीय चार्टर अधिनियम भारत में कब आया था? 1833 में। उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और इन्हीं गवर्नर जनरल को प्रमोट करके क्या बनाया जाता है? भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो जब भी बात आती है भारत का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? तो विलियम बेंटिक को। बात आती है भाई तृतीय चार्टर अधिनियम को भारत में लाने के कारण क्या थे? तो भारत में लाने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि कंपनी की जो मोनोपोली थी उसमें उसकी समाप्ति का समय आ गया था। और उसकी समाप्ति का जो समय आ गया था उसी में क्या काम किया गया था कि भाई अब जो है एक अगला एक्ट भारत में भेजा गया था। भारत में अगला एक्ट जब आता है तो भारत में किस चीज़ की शुरुआत की जाती है कि भाई सबसे पहला काम तो ये किया जाता है कि भारत में जो गवर्नर की कार्यकारी परिषद होती है उसमें जो 3 मेंबर होते हैं उसी में क्या किया जाता है? एक मेंबर जोड़ा जाता है जो किससे रिलेटेड होगा? विधि से। और कौन होता है? मैकाले होते हैं। जो मैकाले भारत में आएंगे तो ये किस लैंग्वेज को बढ़ावा देंगे? आके इंग्लिश लैंग्वेज को। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? भारत का हिंदुत्व पुत्र कहा जाता है। और ये भारत में आने के बाद इन्हीं की सिफारिश से भारतीय विधि आयोग का गठन किया जाएगा और ये एक पुस्तक लिखेंगे जिसका नाम क्या होता है? मैकाले संहिता। इसी मैकाले संहिता को 1860 में किस में क्या नाम दे दिया जाता है?
आईपीसी, इंडियन पीनल कोड के नाम से इसको जाना जाता है। इतनी सब बातें हमने कर ली थी। उसके बाद भारत में पहली बार कंपटीशन एग्जाम कराए जाएंगे। कंपटीशन एग्जामों को कहाँ कराया जाएगा? लंदन में। लंदन में इसके लिए कॉलेज बनवाया जाएगा। कॉलेज का नाम क्या रहेगा? हैलीबर्ग। उसके बाद कि भैया इन्हीं की एक पुस्तक थी जो मैकाले संहिता, उसी में इन्होंने धारा 87 का जिक्र किया था, जिसमें पहली बार ये कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, वर्ण और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इन्होंने ही 1837 में क्या काम किया गया था? जो फारसी यहाँ की आधिकारिक भाषा थी उसको हटा के अब कौन सी नई आधिकारिक भाषा कर दी थी? इंग्लिश की दी। उसके बाद कंपनी की जब भी बात की जाती है तो अभी तक कंपनी के पास 3 एकाधिकार थे। कौन कौन से? अफीम का व्यापार, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। जैसे ही तृतीय चार्टर अधिनियम आता है तो कंपनी के पास जो 3 एकाधिकार बचे थे इनको भी क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। अब कंपनी से ये कहा जाता है कि भाई अब ब्रिटेन की जितनी भी कंपनियां भारत में आएंगी वो किसी भी क्षेत्र में व्यापार कर सकती हैं, किसी भी चीज का भारत में व्यापार कर सकती हैं। अब आपके एकाधिकार खत्म हो गए। आप चाहें तो आप भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन किसी को किसी भी व्यापार करने की मनाही नहीं रहेगी। तो जब भी आपसे पूछा जाए कंपनी की व्यापारिक मोनोपोली को कब खत्म किया, तो कंपनी के व्यापारिक मोनोपोली को कब खत्म किया गया था? 1833 के द्वितीय चार्टर अधिनियम में। कंपनी को व्यापार करने की मना नहीं की गई थी। कंपनी से यह कहा गया था कि अब आपका कोई भी एकाधिकार नहीं रहेगा कि सिर्फ आपके अलावा वो व्यापार मतलब अब आप कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहेगा जहां पे आपके अलावा कोई दूसरा व्यापार ना कर सके। सारे मार्केटों को ओपन कर दिया गया था। कोई भी ब्रिटेन की कंपनी आएगी भारत में, वो भारत के साथ व्यापार करेगी। ये था दोस्तों तृतीय चार्टर अधिनियम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।